हमारे प्रोटोगोनिस्ट की कहानी एक क्लासरूम में शुरू होती है जहां वो चुपचाप बैठा है, अपने क्लासमेट्स की बेकार की बातों को इग्नोर कर रहा है। अचानक डोर खुलती है और एक एरोगेंट स्माइल लिए हुए एक लड़का अंदर आता है। उसके सारे दोस्त उसका ग्रीट करते हैं और एक लड़की उसकी सेल्स के बारे में पूछती है। वो एरोगेंट लड़का सोचता है कि ऑब्वियस होना चाहिए, जैसे ही वो सिर्फ एक महीने में 48 मिलियन वॉन की अपनी सेल्स बताता है। उसके जबड़े गिर जाते हैं और उसके दोस्तों को उम्मीद है कि वो पार्टी थ्रो करने को तैयार है। वो लड़का उन्हें बताता है कि इस बार सब डोम पेरिग्नोन पीने वाले हैं। उसके दोस्त एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन वो लड़का अचानक सीरियस हो जाता है और प्रोटोगोनिस्ट के पास आता है। वो पार्क का सिर टेबल पर पटकता है और सोचता है कि उसने बात साफ कर दी है। वो लड़का पार्क का सिर पटकना जारी रखता है और उसे याद दिलाता है कि अगली बार खरीदारी करे वरना उसे मार पड़ेगी। पार्क सब कुछ चुपचाप सहता है और खुद को रोके रहता है। देख रहे लोग उस एरोगेंट बुली को सलाह देते हैं कि रुक जाए, नहीं तो उसे पनिशमेंट मिल सकती है। वो उन्हें याद दिलाता है कि टीचर्स लिटरल स्कम है, उसे सिर्फ थोड़ी सी ब्राइब फेंकनी होती है। वो कॉन्सिक्वेंसेस को भूल जाता है और हमारे प्रोटैगनिस्ट की खूब पिटाई करता रहता है। पार्क उसे ठंडी नजरों से देखता है, लेकिन वो लड़का हिंट नहीं लेता और हमारे लड़के को भड़काता रहता है। वली जानता है कि वो पुलिस के पास भी नहीं जा सकता क्योंकि वो पूरी तरह ब्रोक है। वो प्रोटैगनिस्ट को परेशान करता रहता है, जिसके चेहरे पर साफ फ्रस्ट्रेशन दिखती है। पार्क कभी नहीं भूल सकता कि 2 साल पहले क्या हुआ था। जाहिर है एक हाई स्कूल गैंग ने अचानक पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। उसे नेक्सस के नाम से जाना जाता था। हमारा लड़का वो था जो अकेले ही गैंग के लीडर किम चॉन्सू के खिलाफ खड़ा हुआ था। जब पार्क ने सोचा कि सब खत्म हो गया, उसकी सिचुएशन ने अचानक करवट ली जब गैंग के लोगों ने उसके खिलाफ केस फाइल कर दिया। वो फेक लेकिन कंसिस्टेंट एविडेंस के खिलाफ नहीं जीत सका और अंत में वो केस हार गया। उसके पिता को सेटलमेंट मनी का इंतजाम करने के लिए अपनी प्रेशियस जिम सैक्रिफाइस करनी पड़ी। पार्क को जेन्युइन गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन महसूस हुई। उसने वादा किया कि वो अपनी मुट्ठियां दोबारा इस्तेमाल नहीं करेगा। उसके पिता ने उसे माफ कर दिया और उसके लिए रोने को मना किया। पार्क कंप्लीटली डेवास्टेटेड हो गया। उसने सीखा कि वो पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। जैसे ही प्रोटैगनिस्ट घर वापस जा रहा होता है, 3 लड़के पहचान लेते हैं कि वो हंजुन पार्क है, वही लड़का जिसने उस फेमस गैंग से झगड़ा किया था। उनमें से एक प्रोटैगनिस्ट के पास आता है। गंजा मसल्स हेड अपनी रिंग दिखाता है और पार्क को एक अंधेरी गली में घसीट लेता है। वो बिना किसी वजह पार्क को पीटना शुरू कर देता है। वो लड़का उसे कमजोर बुलाता है, लेकिन पार्क खुद को रोके रहता है और नहीं लड़ता। मसल्स हेड को यकीन नहीं होता कि इतना कमजोर लड़का नेक्सस के खिलाफ खड़ा हो सकता है। वो पार्क को लात मारता रहता है और उसके पिता के बारे में भी बात करता है। हमारा लड़का उसका पैर पकड़ लेता है और उसे ठंडी खौफनाक नजरों से देखता है। मसल्स हेड हैरान हो जाता है, लेकिन पार्क तुरंत माफी मांग लेता है और उसे छोड़ देता है। गुंडे घबराकर पसीना बहाते हैं और उनमें से एक सवाल करता है कि उसका पूरा शरीर काम करना क्यों बंद कर गया। उसे यकीन नहीं होता, लेकिन वो मानता है कि पार्क की नजर ने उसके साथ ऐसा किया। मसल्स हेड हिंट नहीं लेता और लकड़ी का टुकड़ा पकड़ लेता है। वो अपना धैर्य खो देता है और पार्क के चेहरे पर लकड़ी तोड़ देता है। वो लड़का तब तक जारी रखता है जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाता। फिर बोर्ड होकर अपने गैंग के साथ जाने लगता है। एक मिस्टीरियस आदमी प्रकट होता है और सोचता है कि पार्क क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो आदमी पूछता है कि क्या वो सिर्फ सेटलमेंट पेमेंट करने से डर रहा है। वो मानता है कि इतनी पिटाई के बाद पार्क को खुद को रोकने की जरूरत नहीं है। मिस्टीरियस आदमी पहले से जानता है कि पार्क कंप्लीटली ब्रोक है, तो वो अपना बैग खोलता है और पैसों का एक बड़ा ढेर बाहर निकालता है। वो इसे लॉयर के लिए काफी बुलाता है, लेकिन सोचता है कि ये और भी मजेदार होगा अगर प्रोटोगोनिस्ट खुद उस मसल्स हेड को नष्ट कर दे और सेटलमेंट बाद में पे करे। वो सवाल करता है कि क्या 3 मिनट्स उन कमीनों को खत्म करने के लिए काफी है। पार्क उसकी बात सुनता है और सोचता है कि वो है कौन। मिस्टीरियस आदमी बताता है कि वो सिर्फ किम चॉन्सू की जिंदगी नष्ट करना चाहता है। वो और शेयर करने को तैयार है, लेकिन पार्क को पहले उन सब दर्शकों को संभालने का आदेश देता है। गंजा आदमी जमीन पर पैसों के ढेर देखता है। वो और उसके साथी फिर से पार्क के पास आते हैं। मसल्स हेड फिर से बकवास शुरू करता है, लेकिन हमारा लड़का सिर्फ एक ही मुक्के में उसकी पूरी जान निकाल देता है। साथी स्टंट हो जाते हैं जब वे अपने लीडर को बदहाल हालत में देखते हैं। एक ईविल नजर के साथ पार्क उस मिस्टीरियस आदमी को बताता है कि उसे सिर्फ 4 सेकंड चाहिए। वो साथियों के पास जाता है और आखिरकार खुद को रोकना बंद कर देता है। गुंडे खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ ही मुक्कों में नष्ट कर देता है। वो अपनी रिवेंज खत्म करता है और सोचता है कि अब वे बात कर सकते हैं। वे एक ऊंची बिल्डिंग में कहीं और बैठते हैं। ये रिच लड़का काफी हैरान है ये देखकर कि पार्क उसे बिल्कुल नहीं पहचानता है, तो वो अपना फोन निकालता है और रिवील करता है कि वो फेमस जुनू ओह है, जो देश का यंगेस्ट सेल्फ मेड टाइकून है। वो आदमी ब्रैग करना शुरू करता है, लेकिन माफी मांगता है और खुद को काबू करने का फैसला करता है। वो रिवील करता है कि किम चॉन्सू अब कैसी जिंदगी जी रहा है। वो एक मॉडल स्टूडेंट है जो अपने क्लासमेट्स के लिए एग्जाम्पल सेट कर रहा है, कोरियन गेमिंग सीन का चेहरा है। जुनू ओ इसे पूरा झूठ बुलाता है और फ्रस्ट्रेटेड महसूस करता है। वो रिवील करता है कि चॉन्सू एक बुरे पास्ट के साथ अभी भी बैक एलिस को साइड गिग के तौर पर कंट्रोल करता है, जबकि उसका विक्टिम पार्क कंप्लीटली ओन्ड हो गया और अब बेगर की तरह शिटी लाइफ जी रहा है। जुनू को भरोसा है कि वो पैसे से कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो जो रोक रखा है उसकी वजह ये है कि वो उस कमीने की जिंदगी को अपने तरीके से नष्ट करना चाहता है। एक गंदे, गिरे हुए और घिनौने अंदाज में वो चॉन्सू
चोंसू और उसके साथियों को पूरी तरह नीचे गिराना चाहता है। आज से जुनू प्रोटोगोनिस्ट के हर खर्च को उठाने को तैयार है, उस कमीने का शिकार करने से लेकर एक आसान जिंदगी जीने तक। वो उस जिम बिजनेस को कवर करने के लिए भी तैयार है जो पार्क के पिता ने खो दिया था। जुनू उम्मीद करता है कि हमारा लड़का उसे अपनी मुट्ठियां उधार देगा, बस यही उसकी एकमात्र विश है। पार्क पूछता है कि वो चोंसू के पीछे क्यों है। जुनू का चेहरा तुरंत बदल जाता है। वो मानता है कि ये जरूरी नहीं है, लेकिन आश्वासन देता है कि पार्क धीरे धीरे सब कुछ जान जाएगा। अगले दिन पार्क कॉन्फिडेंटली अपनी क्लास की तरफ चलता है, क्योंकि वो जानता है कि अब पैसे की चिंता करने की कोई वजह नहीं है। वो डोर खोलता है और सुनता है कि नेक्सस के छोटे गुंडे फिर से सबको धमका रहे हैं। मोगल सबको ऑर्डर करता है कि वे उसकी न्यू लाइन पर फिर से $300 खर्च करें। पार्क और जुनू का एक कॉमन एनिमी है। जुनू ने पार्क को ऑर्डर दिया है कि वो पहले उसके स्कूल से नेक्सस के छोटे गुंडों को साफ करे। मोगल ऑर्डर हिस्ट्री चेक करने का फैसला करता है और स्टूडेंट्स को याद दिलाता है कि वो इस बार इजी नहीं जाएगा। उसके दोस्त हंसते हैं और पल का आनंद लेते हैं, जबकि कुछ स्टूडेंट्स डर जाते हैं। पार्क मोगल के पास आता है और सोचता है कि क्या पैसा ही इस दुनिया में सब कुछ है। वो अपनी मुट्ठियां तैयार करता है और मानता है कि लोग जो कुछ भी चाहते हैं वो पैसे से आता है। सिर्फ एक मुक्के से पार्क मोगल को नष्ट कर देता है, जिससे पूरी क्लास शॉक्ड हो जाती है। वो आखिरकार उस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है कि मनी स्टेटस इटसेल्फ है। मोगल याद करता है कि वो किसी चीज से नहीं डरता था, वो किसी को भी पीट सकता था। लेकिन फिर एक दिन उसकी मुलाकात प्रोटैगनिस्ट से हुई। जब उसने पार्क को लड़ते देखा तो उसे रियलाइज हुआ कि उसके पास इतने पावरफुल लड़के के खिलाफ कोई चांस नहीं है। ऐसा था जैसे पार्क इंसान ही नहीं था, वो जंगली जानवर की तरह लड़ता था। लेकिन वो बदकिस्मत था जब उसकी मुलाकात चोंसू से हुई। उस गैंग लीडर ने पार्क को लॉसूट से नष्ट कर दिया, सब कुछ छीन लिया और उसे घुटनों पर गिरा दिया। तभी मोगल ने फाइनली सीखा कि पैसा कमाल है, पैसा कुछ भी सॉल्व कर सकता है। उसने अपने ऑनलाइन स्टोर पर काम करना शुरू किया और अपने क्लासमेट्स को अपना सामान खरीदने पर मजबूर किया। जैसे ही वो रिच हुआ, पार्क एक काबू में किए गए जानवर के अलावा कुछ नहीं था। मोगल फाइनली अपने पैसे की मदद से फूड चेन के टॉप पर पहुंच गया। जैसे ही प्रेजेंट टाइम में उसे मुक्के पड़ रहे होते हैं, मोगल सोचता है कि अब उसे क्यों नष्ट किया जा रहा है। वो आदमी खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पार्क उसे कोई चांस नहीं देता और उसकी पिटाई करता रहता है। मोगल को यकीन नहीं होता, वो अपमानित महसूस करता है जैसे ही वो देखता है कि पूरी क्लास उसकी पिटाई देख रही है। पार्क उसे डोर पर पटकता है। मोगल फ्रस्ट्रेशन में उठता है और कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन पार्क के चेहरे पर खौफनाक नजर देखता है। उसे रियलाइज होता है कि वो खत्म हो चुका है, तो मोगल पैथेटिक तरीके से अपने दोस्त को मदद के लिए बुलाता है। मोटा आदमी पार्क से इतना डरता है कि वो सब कुछ इग्नोर करने का फैसला करता है। मोगल होपलेस होने लगता है। वो एविडेंस के लिए अपना फोन निकालता है और पार्क को याद दिलाता है कि वो कम्प्लीटली ब्रोक है, लेकिन हमारा लड़का उसकी बातों को इग्नोर करता है और उसके चेहरे पर किक मारता रहता है। मोगल फाइनली वो कुछ पाता है जिसका वो हकदार था। जैसे ही वो एक्सट्रीम पेन महसूस करने लगता है, वो आदमी उम्मीद करता है कि वो इसके बाद सरवाइव कर सकेगा। वो समहाउ डोर खोलने में कामयाब होता है और कम से कम अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है। वो आदमी खुद को शांत करता है और रैशनली सोचने की कोशिश करता है। पार्क उस पैथेटिक आदमी का पीछा करता है जिसके इंटेंशन मारने के हैं। मोगल मानता है कि वो एक जिम रैट के खिलाफ नहीं जीत सकता। उसे याद आता है कि उसके पास इस काम के लिए परफेक्ट आदमी है। मोगल जिम का डोर खोलता है और सियोंग से अपनी जान बचाने के लिए भीख मांगने लगता है। पार्क आ पहुंचता है तो मोगल पैथेटिक तरीके से जिम रैट के पीछे छुपता है और उसे किसी तरह पार्क को पीटने और रोकने का ऑर्डर देता है। जिम रैट इसके बारे में सोचता है और काम के लिए 2 मिलियन मांगता है। मोगल इसके लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसके पास भागने की कोई और जगह नहीं है। सियोंग वेट्स छोड़ देता है और एडवांस में माफी मांगता है क्योंकि उसे कॉलेज प्रिपरेशन के लिए पैसे चाहिए। पार्क समझ जाता है कि वो डेस्परेट है, तो वो अपनी जैकेट से पैसों का ढेर निकालता है और मसल्स हेड को अपने शरीर पर जोर डालने से बचने की सलाह देता है। वो सियोंग को ऑर्डर करता है कि वो इससे दूर रहे और वो लड़का बिना किसी ऑब्जेक्शन के सुन लेता है। मोगल फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता है, लेकिन पार्क उस कमीने को पकड़ता है और विंडो से बाहर फेंक देता है। मोगल एक टीचर के सामने गिरता है। बूढ़ा आदमी सवाल करता है कि क्या हो रहा है। वो देखता है कि ये पार्क का किया धरा है, तो टीचर उस पर चिल्लाने लगता है। स्कूल खत्म होने के बाद वे दोनों उसके ऑफिस में बुलाए जाते हैं। टीचर इस बार माफ नहीं करता। वो पार्क को याद दिलाता है कि 2 साल पहले क्या हुआ था और साफ कर देता है कि वो दूसरी बार उसका एक्सपल्शन नहीं रोकेगा। मोगल कॉन्फिडेंटली बैठा है जैसे ही टीचर पार्क के गरीब पिता के बारे में बात करता है। प्रोटैगनिस्ट अपना धैर्य खो देता है और मोगल पर एक सोल क्रशिंग मुक्का मारता है। टीचर फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और पार्क को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो मोगल की पिटाई करता रहता है। बल्कि फाइनली अपना सबक सीख लेता है। एक आदमी रूम में आता है और पार्क को अब रुकने की सलाह देता है। टीचर सवाल करता है कि वो कौन है। मिस्टीरियस आदमी अपना परिचय ब्योंग गुआन किम के रूप में देता है, जो कि आर में एसोसिएट लॉयर है। टीचर उस आदमी को पहचान लेता है, लेकिन सोचता है कि वो यहाँ क्यों है। जुनू की बिल्डिंग में पार्क सवाल करता है कि उसने ये कैसे कर दिखाया। उसे याद आता है कि प्रिंसिपल ने अपनी बात लॉयर के साथ खत्म करने के बाद उसके जूते चाटने शुरू कर दिए थे। उस कमीने बुली को भी तुरंत एक्सपेल्ड कर दिया गया। जुनू इसे इजी बुलाता है और मानता है कि उस आदमी ने अपने शिटी बिहेवियर के लिए भुगतान किया। पार्क प्रिंसिपल के बारे में उत्सुक है
जुनू रिवील करता है कि उसे संभालना चाइल्ड्स प्ले था। बूढ़ा आदमी हाल ही में बहुत घूम रहा है, तो जुनू ने उसे हमेशा के लिए चुप कराने के लिए सिर्फ एविडेंस यूज किया। जुनू शेयर करता है कि वो अभी भी प्रिंसिपल के साथ खत्म नहीं हुआ है, वो सिर्फ उस बूढ़े आदमी को बुली को जुवेनाइल भेजने के लिए यूज कर रहा है। एक बार वो खत्म हो जाने के बाद वो प्रिंसिपल को भी जेल में डालने की प्लानिंग कर रहा है। वो किसी को भी ऑफ द हुक नहीं जाने देने पर डिटर्मिन्ड है। वो अपने बारे में बात करना बंद करता है और पूछता है कि क्या पार्क थोड़ा लाइटर फील कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। जुनू समझता है कि अभी पार्क से थैंक्स पाना बहुत जल्दी है। उसे रियलाइज होता है कि उसे पार्क को थैंक्स कहना चाहिए। जुनू एडवांस में अपनी ग्रेटिट्यूड दिखाता है। मोगुल अब अपनी फ्रस्ट्रेशन को और कंट्रोल नहीं कर पाता। वो पार्क से अपनी रिवेंज लेने और उसकी जिंदगी खत्म करने का डिटरमिन्ड है। अगले दिन वो चलना शुरू करता है और एक अंधेरी जगह पर पहुंचता है। एक आदमी डोर से बाहर झांकता है और पूछता है कि कौन है। मोगुल रिवील करता है कि वो प्रोग्रेस चेक करने आया है। वो आदमी उसकी अराइवल को परफेक्ट बुलाता है और उसे अंदर आने देता है। शेयर करता है कि जिनसोंग यहाँ है। मोगुल कुछ आदमियों को जिम राइट को बैट से पीटते हुए देखता है। लीडर उसे अंदर आने की इजाजत देता है। वो जिनसोंग हुआंग है। जिम राइट मोगुल को देखता है और फाइनली समझ जाता है कि वो इस सब के पीछे है। वे उसका मुंह बंद कर देते हैं और उसे बैट से पीटना जारी रखते हैं। लीडर अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि वे उस बेकार जिम रेट को ले जाएं क्योंकि उनका क्लाइंट यहाँ है। जिनसोंग सोचता है कि वो इस बार पर्सन में क्यों आया। मोगुल रिवील करता है कि उसके पास एक और रिक्वेस्ट है। जिनसोंग उसे अडोरेबल बुलाता है और एक्साइटेड हो जाता है। मोगुल शेयर करता है कि वो इसके लिए 10 मिलियन वॉन देने को तैयार है। पीले बालों वाला साथी हैरान है। वो अपने लीडर को रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की सलाह देता है और मोगुल को और एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। जिनसोंग अपने साथी का सिर बैट से तोड़ देता है और उसे अपना मुंह बंद रखने का ऑर्डर देता है। वो मानता है कि मोगुल इस बार एक बड़ी मछली के पीछे है। वो कमीना शेयर करता है कि वो हंजुन पार्क को मरवाना चाहता है। जिनसोंग उसे ठंडी नजर से देखता है और उसे जाने का ऑर्डर देता है क्योंकि वो इतना बेवकूफ नहीं है कि 10 मिलियन के लिए पार्क जैसे लड़के का सामना करे। मोगुल शेयर करता है कि वो 10 मिलियन अप फ्रंट देने को तैयार है और एक बार जॉब खत्म हो जाने के बाद वो और 10 मिलियन देगा। जिनसोंग एक्साइटेड हो जाता है और डील एक्सेप्ट कर लेता है। जुनू एक ऐसे घर में प्रवेश करता है जो ऊंची इमारतों से घिरा हुआ है और पुलिस टेप से ढका हुआ है। वो अपनी अराइवल अनाउंस करता है और अक्सर न आने के लिए माफी मांगता है। वो अपने साथ फ्राइड चिकन लाता है और सोचता है कि ये इतना स्मॉल क्यों है। जुनू को अचानक अपने पिता के फ्राइड चिकन याद आ जाते हैं। वो उसकी क्रेविंग करने लगता है और याद करता है कि लास्ट टाइम उसने अपने पिता का अमेजिंग फ्राइड चिकन खाया था 2 साल पहले। जुनू का चेहरा बदल जाता है। वो एनरेज्ड हो जाता है और सब कुछ याद करता है जैसे कल हुआ हो। वो कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो जाता है लेकिन फिर जाने का फैसला करता है। वो अनाउंस करता है कि वो किसी भी दिन जल्द ही नहीं आ पाएगा क्योंकि वो बहुत व्यस्त है, क्योंकि वो फाइनली अपने गोल के करीब पहुंच रहा है। जुनू घर छोड़ता है और देखता है कि उसका लॉयर उसका वेट कर रहा है। वो आदमी शेयर करता है कि मोगुल फिर से मूव कर रहा है। वो इंस्ट्रक्शंस मांगता है लेकिन जुनू उसे याद दिलाता है कि वो अब फेयर गेम नहीं खेलना चाहता। लॉयर मुस्कुराता है जैसे ही वो अपने एम्प्लॉयर के ऑर्डर्स फॉलो करने का फैसला करता है। रात में पार्क के पिता को बड़े जिम से कॉल आता है। वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और जानता है कि उसकी सैलरी भी अमेजिंग है। वो कल वहां जाने का फैसला करता है और जैसे ही कॉल कटता है पार्क के पिता एक्साइटमेंट में चिल्लाते हैं और अच्छी खबर शेयर करते हैं। वो सोचते हैं कि वे अचानक लकी कैसे हो गए और मानते हैं कि हो सकता है वे जल्द ही रिच हो जाए। पार्क जिम के लिए उठता है। उसके पिता उसे समय पर वापस आने की सलाह देते हैं क्योंकि वे एक बार किंग्स की तरह खाने वाले हैं। पार्क अपने पिता के चेहरे पर जेन्युइन स्माइल देखता है। वो इसके लिए खुश महसूस करता है और जैसे ही वो अपना घर छोड़ता है उसे एक कॉल आता है और वो जानता है कि मोगुल कुछ कर रहा है। जुनू बताता है कि उसने कुछ भागे हुए स्टूडेंट्स को हायर किया है लेकिन वे कोई बड़ी इशू नहीं है। जुनू उसे सलाह देता है कि अगर मुसीबत में हो तो बस कॉल कर दे, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसे बताता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। जुनू कंफ्यूज्ड हो जाता है तो वो क्लैरिफाई करता है कि वानाबी गैंगस्टर्स पहले से ही यहाँ हैं। पार्क सवाल करता है कि वे कौन है। वो एक वैन को पूरी स्पीड से अपनी तरफ आते हुए देखता है, उसकी जान लेने को तैयार। प्रोटैगनिस्ट तुरंत उसकी तरफ चार्ज करता है और किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश करता है। पार्क जमीन पर गिर जाता है और उसके सिर में चोट लगती है। गुंडे उस पर हंसते हैं जैसे ही वे सब सोचते हैं कि क्या वो किसी तरह का मैसोकिस्ट है। जिनसोंग अस्टॉनिश्ड है। वो इसे एक स्मार्ट काम बुलाता है। जैसे ही वो प्रोटोगोनिस्ट को वापस उठते हुए देखता है पार्क एनग्रेड हो जाता है और सबको खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है। आदमी अपने वेपन्स पकड़ लेते हैं और उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लंबे समय तक न लड़ने के बावजूद जिनसोंग को रियलाइज होता है कि पार्क में अभी भी स्ट्रेंथ और एजिलिटी है। वो मानता है कि वो जीत सकता है क्योंकि लड़का इंजर्ड है। पास के अपार्टमेंट में रहने वाले लोग शोर नोटिस करते हैं और सोचते हैं कि क्या हो रहा है। गुंडा मुस्कुराता है और अपने आदमियों को वैन के अंदर जाने का ऑर्डर देता है। वो उम्मीद करता है कि वो पार्क
पार्क को फिर से देखेगा और चला जाता है। हमारा लड़का इसे इजी नहीं जाने देता। वो पूरी स्पीड से वैन की तरफ चार्ज करना शुरू कर देता है। गुंडे उस पर हंसते हैं और सोचते हैं कि वो पागल है, लेकिन वो करीब आकर उन्हें गलत साबित करता है। गुंडे डर जाते हैं। पार्क वैन पर कूदता है और मिरर तोड़ देता है। वो एक साथी को पकड़ लेता है और वैन को जाने देता है। दूसरे अपने बॉस से पूछते हैं कि क्या उन्हें अपने पार्टनर के लिए वापस मुड़ना चाहिए, लेकिन जिनसोंग उन्हें उसे पीछे छोड़ने का ऑर्डर देता है, जिससे सब शॉक्ड हो जाते हैं। जो लड़का गिर गया था वो उठने की कोशिश करता है। पार्क उसे ऑर्डर देता है कि वो बताए कि वे कहाँ जा रहे हैं। वो लड़का मजाक करता है और चीजों को सीरियसली नहीं लेता, तो प्रोटैगनिस्ट उसका चेहरा एक मुक्के में नष्ट कर देता है। वो उस पैथेटिक आदमी को दूसरा मौका देता है, लेकिन साथ ही अपना मुंह बंद रखता है। पार्क उसकी पिटाई शुरू कर देता है। उस अंधेरी बिल्डिंग के अंदर गुंडे अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनका लीडर उन्हें रुकने और ज्यादा ड्रिंक न करने का ऑर्डर देता है। मोगल चुप रहता है। उसका चेहरा फ्रस्ट्रेशन से भरा है। वो बात करता है और सब कुछ बकवास बुलाता है। वो आदमी समझ नहीं पाता कि वे क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो उम्मीद करता है कि वे उसके पैसे का वर्थ करें और सोचता है कि अगर पार्क ने उनका गंदा ठिकाना ढूंढ लिया तो वे क्या करेंगे। लीडर उसकी बात समझता है, लेकिन डाउट करता है कि पार्क आएगा। वो भालू के शिकार के बारे में एक कोरियन सेइंग लाता है। वो आदमी अपना ग्लास तोड़ता है और मोगल को याद दिलाता है कि वे एक टाइगर से डील कर रहे हैं। टाइगर के शिकार का चाकू जैसी कोई चीज नहीं होती। जिनसोंग मोगल का चेहरा पकड़ता है और उसे ब्रोकन ग्लास से डराता है। वो डाउट करता है कि कोई चाकू काम करेगा, लेकिन याद करता है कि उनके पूर्वज टाइगर का शिकार उसके पीछे मल्टीपल पोंगसन डॉग्स छोड़कर करते थे। टाइगर्स अपनी पर्सनल स्पेस पसंद करते हैं, लेकिन डॉग्स तब तक टाइगर को टॉर्मेंट करते रहेंगे जब तक एग्जॉस्शन उस पर हावी नहीं हो जाती। जिनसोंग प्रोटैगनिस्ट के लिए भी यही ट्रिक यूज करने की योजना बना रहा है। वो मानता है कि उसके आदमी उसकी पीस नष्ट कर देंगे और उसे तब तक पागल करते रहेंगे जब तक वो मरकर गिर नहीं जाता। अचानक कोई डोर को लगभग तोड़ देता है। पूरा गैंग डर जाता है जैसे ही वे आयरन डोर में डेंट देखते हैं। जिनसोंग अपने साथी को चेक करने का ऑर्डर देता है। वो आदमी एनॉयड महसूस करता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर झांकता है वो पार्क को क्लियर किलिंग इंटेंट के साथ बाहर खड़ा पाता है। वे सब शॉक्ड हैं ये देखकर कि उसने इतनी जल्दी उनका ठिकाना ढूंढ लिया, लेकिन उनका लीडर उन्हें शांत रहने का ऑर्डर देता है क्योंकि पार्क एक आयरन डोर को नहीं तोड़ सकता। वे सब मान लेते हैं कि वो कुछ मिनट बाद चला गया। एक साथी सोचता है कि वो डर गया होगा, लेकिन अचानक उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है जैसे ही वो बालकनी के बाहर एक हाथ देखता है। पार्क अंदर कूदता है और बालकनी की विंडो तोड़ देता है। लीडर को यकीन नहीं होता क्योंकि वे 3rd फ्लोर पर है। पार्क बिना समय गंवाए गुंडों को एक एक करके पीटना शुरू कर देता है। वो अकेले ही पूरे गैंग को ओवरपावर करने में सक्षम है। पार्क कुछ आदमियों को नष्ट करता है और बाकी गुंडों को सबक सिखाने के लिए पीछे मुड़ता है। जैसे ही वे सब पार्क का सामना करते हैं, मोगल डर जाता है, लेकिन देखता है कि जिनसोंग शांत है। उसे याद आता है कि गुंडों ने स्योंग को बिना किसी मेहनत के हरा दिया था, तो वो खुद को आश्वस्त करने की कोशिश करता है और सोचता है कि लीडर अभी भी कुछ स्पेशल मूव्स या टैक्टिक्स छुपा रहा है। वो उम्मीद करने लगता है और सोचता है कि हो सकता है गैंग पार्क को हरा दे। जिनसोंग अपने आदमियों को अटैक करने का ऑर्डर देता है। वे सब वेपन्स लेकर चार्ज करते हैं, लेकिन पार्क अनअफेक्टेड रहता है। वो एक को पैर से पकड़ता है और उसे वॉल पर पटकता है। दूसरा गुंडा पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन पार्क उसे पीटता है और नीचे गिरा देता है। पीले बालों वाला साथी पार्क के सिर पर बैट तोड़ता है और सोचता है कि उसने कुछ डैमेज किया है, लेकिन पार्क उसे तीसरी मंजिल की विंडो से बाहर फेंककर जल्दी गलत साबित करता है। वह पैथेटिक कमजोर आदमी जमीन पर गिरता है। एक बाइकर गर्ल कहीं से निकलती है और उस साथी के पास आती है। उसकी कॉन्शियसनेस फेडिंग होने लगती है, लेकिन क्यूट लड़की पूछती है कि क्या पार्क ऊपर लड़ रहा है। वो खुशी से बताता है कि वो सही कह रही है और बकवास करने की कोशिश करता है, तो वो सिर्फ उस आदमी को अपने हेलमेट से मारती है और चली जाती है। बाइकर गर्ल जुनू को पार्क की सिचुएशन के बारे में बताती है। जुनू कंसर्न्ड लगता है, लेकिन डम्ब गर्ल उसकी बातों को इग्नोर करती है और कुछ क्यूट पर्स के बारे में बकवास करने लगती है जो उसने ऑनलाइन देखे थे। वो किसी भी और जानकारी के लिए मनी मांगती है, जो जुनू को एनॉय करता है, लेकिन वो पहले उसे सेटिस्फाई करने के लिए कैश भेजता है। वो उसे पार्क की लोकेशन बता देती है। अपार्टमेंट के अंदर जिनसोंग आमने सामने आता है पार्क के साथ, क्योंकि वो अकेला बचा है। मोगल बगल में पड़ा है, उसका चेहरा पैथेटिक तरीके से पिटा हुआ है। लीडर एडमिट करता है कि वे पार्क के खिलाफ कुछ नहीं कर सके। वो अस्यूम करता है कि उसे स्पेयर्ड किया गया क्योंकि पार्क को उससे कुछ चाहिए। प्रोटैगनिस्ट उसे गलत बुलाता है और उसका गला घोंटने की कोशिश करता है। वो सिर्फ वर्स्ट वाले को लास्ट के लिए बचाना चाहता था। जिनसोंग रियलाइज करता है कि वो खत्म हो चुका है। वो आदमी अपना बैट यूज करता है, लेकिन जमीन पर पटक दिया जाता है। पार्क उसका चेहरा नष्ट करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो लीडर को मुक्के मार रहा होता है, एक लड़का आंखों में आंसू लिए पार्क को रोकता है। वो भीख मांगता है और इसे अनफेयर बुलाता है। बोलता है कि वो पहले से ही काफी सफर कर रहा है और एक ऑर्फन के तौर पर एक्सपेंसेस नहीं उठा सकता। पार्क उसकी कंप्लेंट सुनता है, लेकिन ऑर्फन अपना दिमाग खोने लगता है जैसे ही वो सवाल करता है कि उसने ये सब झेलने के लिए क्या किया। जुनू फाइनली प्रकट होता है और उस हॉरिबल मेस को देखता है जो पार्क ने बनाया है। ऑर्फन सवाल करता है कि वो कौन है और कांपने लगता है जैसे ही वो अस्यूम करता है कि जुनू वो है जिसने पार्क को ये सब करने का ऑर्डर दिया। जुनू अपना परिचय देता है और शेयर करता है कि वो डैमेज के लिए पे करने को तैयार है।
रोन वाला बच्चा फाइनली चुप हो जाता है और 10 मिलियन वॉन मांगता है। जुनू उसे 50 मिलियन देकर खुश कर देता है। जिनसोंग एक पैथेटिक स्टेट में हमारे लड़के को लिटरल मॉन्स्टर बुलाता है। कोई इंसान इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता। उसे रियलाइज होता है कि वो शुरू से ही हार चुका था, तो वो एक स्मार्ट मूव करता है और बिल्डिंग से कूदकर खुद को बचाने की कोशिश करता है। वो लगभग सफल हो जाता है, लेकिन पार्क उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अभी भी उस आदमी के साथ खत्म नहीं हुआ है। जिनसोंग जानता है कि अगर वो किसी तरह बच नहीं गया तो वो मारा जाएगा, तो वो आदमी उसे डराने के लिए अपना चाकू निकालता है। पार्क उसे छोड़ देता है और वो कमीना पैथेटिक तरीके से तीसरी मंजिल से जमीन पर गिर जाता है। वो समहाउ सिवियर इंजरीज के बावजूद उठता है और भाग जाता है। जुनू इसे जीने की स्ट्रॉन्ग विल बुलाता है। एक पिटा हुआ साथी हंसने लगता है और पार्क को बेवकूफ बुलाता है, क्योंकि उसने अभी अभी खुद को एक बड़ी मुसीबत में फंसा लिया है। वो उन्हें जिनसोंग के पिता के बारे में याद दिलाता है और रिवील करता है कि वो आदमी पीजे शिपिंग का चेयरमैन है। साथ ही मानता है कि उसके लीडर का पिता उन दोनों को हवा में गायब कर देगा। जुनू विकेट स्माइल करता है जैसे ही वो इसके बारे में जानता है। जिनसोंग फाइनली अपने घर पहुंचता है और अपने पिता हियरियोंग को पाता है, जो पीजे शिपिंग के चेयरमैन है। अपने बेटे की इंजरीज को देखकर कंसर्न्ड हो जाते हैं। जिनसोंग रिक्वेस्ट करता है कि उसके पिता उसके लिए 2 लड़कों को खत्म कर दे। हियरियोंग उसे याद दिलाता है कि वो वापस नहीं मुड़ सकता और पूछता है कि वो उनके पीछे क्यों है। जिनसोंग कहानी शेयर करता है, लेकिन उसके पिता उसे सीरियसली नहीं लेते। वो अपने बेटे को सलाह देता है कि अपनी ठुड्डी ऊपर रखे और हमेशा आदमी की आंखों में देखे, नहीं तो वे उसकी रिक्वेस्ट पूरी नहीं करेंगे। एक खौफनाक एक्सप्रेशन के साथ हियरियोंग उसे ऑर्डर देता है कि वो ऐसे बेग करे जैसे उसकी जान इस पर डिपेंड करती है। जिनसोंग सुनता है और डिटरमिन्ड तरीके से कहता है कि वो उन दोनों को मरा हुआ देखना चाहता है। पिता फाइनली सेटिस्फाइड हो जाता है और अपने आदमियों को बुलाता है, उन्हें 2 बैरल्स तैयार करने का ऑर्डर देता है, क्योंकि वो कुछ यंग डेयरडेविल्स का शिकार करना चाहता है। गैंग एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है। जुनू इसे पैथिक और स्टूपिड बुलाता है कि एक हाई स्कूल फ्यूड में गुरिल्ला ट्रूप को शामिल करना। हियरियोंग उस आदमी को कॉकी बुलाता है और सोचता है कि वो इतनी बुरी तरह क्यों मरना चाहता है। जुनू आगे बढ़ता है और रिवील करता है कि कोई नहीं मरना चाहता, इसीलिए वो एक प्लान के साथ यहाँ आया है। वो हियरियोंग को इसका गेस करने को कहता है। वो आदमी कंफ्यूज्ड हो जाता है, लेकिन उसका जबड़ा तुरंत गिर जाता है। जैसे ही वो जुनू को पहचानता है, वो डर जाता है और अचानक एक कॉल आती है। हियरियोंग अपनी पैंट लगभग गीला कर देता है जब वो जानता है कि शिपिंग डील ओजे एफिलिएट्स ने जुनू के पर्सनल ऑर्डर पर कैंसिल कर दी है। यंग टाइकून खतरनाक तरीके से हंसता है जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि उसका प्लान काम कर गया। हियरियोंग तुरंत अपने घुटनों पर गिर जाता है और भीख मांगने लगता है। उसके आदमी कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन वो उन्हें बस चुप रहने का ऑर्डर देता है। जब वो फाइनली प्रॉपर्ली बिहेव कर रहा है, जुनू उसे ऑर्डर देता है कि पहले अपने गुंडों से छुटकारा पाए। गुंडों का गैंग बिना एक सेकंड बर्बाद किए चला जाता है। हियरियोंग फिर से भीख मांगना शुरू कर देता है, क्योंकि डील उसके लिए सब कुछ है। उसे डाउट है कि उसकी कंपनी ओजे के साथ उनकी पार्टनरशिप के बिना चल सकती है। जुनू को मेस फिक्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अपनी कंपनी की पर्सनल इमेज को नष्ट होने से बचाना चाहता है। वो एक गैंग बॉस के पिता के साथ पार्टनर करने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो एक परफेक्ट इमेज बनाए रखना चाहता है। हियरियोंग वादा करता है कि वो सुनिश्चित करेगा कि उसका बेटा कभी फिर से कोरिया में कदम नहीं रखेगा। जिनसोंग बीच में कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता उसके चेहरे पर मुक्का मारते हैं और उसकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। जुनू इस नजारे पर हंसता है, लेकिन उस आदमी को रुकने का ऑर्डर देता है, क्योंकि इतना काफी है। वो मानता है कि बच्चे को विदेश भेजना एक ट्रीट जैसा लगता है, तो वो इससे सेटिस्फाइड नहीं है। वो उस कमीने को सुधारने के लिए अपना ओन आइडिया शेयर करता है। हियरियोंग अपनी कंपनी के लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो जुनू उसे बताता है कि जिनसोंग की गड़बड़ी ने आज उसे 50 मिलियन का नुकसान पहुंचाया है, जो कुछ के लिए एक हग सम है। वो चाहता है कि बच्चा इसे वर्क करके चुकाए, लेकिन हियरियोंग डाउट करता है कि उसका बेटा इतने पैसे चुका सकता है। जुनू खतरनाक तरीके से मुस्कुराता है और याद करता है कि उनका फैमिली बिजनेस सी फार्मिंग है। जिनसोंग देखता है कि वो कहाँ पहुंच रहा है और फाइनली रियलाइज करता है कि वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। उस आदमी के पास कोई और चॉइस नहीं है, तो वो अपने पिता की सी फार्मिंग बोट पर फिशिंग शुरू कर देता है। एक विशाल बिल्डिंग के अंदर पार्क जुनू के साथ बैठता है और मानता है कि वो एक विलन जैसा है। जुनू एडमिट करता है कि वो फेयर नहीं खेल रहा है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट को सलाह देता है कि वो उन मैटर्स को इग्नोर करे जो मनी से सॉल्व हो सकते हैं। वो नहीं चाहता कि हमारा लड़का बिना किसी वजह घायल हो। पार्क एक टफ एक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कल वाली लड़की प्रकट होती है और उसकी गर्दन पर ब्रूजेस की तरफ इशारा करती है। जुनू शेयर करता है कि वो उनकी न्यू पार्टनर है, जो नेक्सस को गिराने में मदद करने को तैयार है। वो एक सेलिब्रिटी है जो उनके लिए इन्फॉर्मेंट के रूप में एक्टिंग कर रही है। लड़की ऐसा लेबल सुनकर एम्बैरेस्ड फील करती है। उसका नाम चोई सेओयुन है और वो थोड़ी शॉक्ड फील करती है, क्योंकि उसने अस्यूम किया था कि पार्क उसके बारे में इतना सुनने के बाद एक ट्रकर जैसा लगता है। वो हमारे लड़के को डैपर बुलाती है, लेकिन जुनू उसे याद दिलाता है कि इतना क्लोज ना आए। वो उसे मिडिल फिंगर दिखाती है और उसे बता देती है कि वो एक ट्रकर ले लेगी। जुनू अचानक उसके स्टूपिड बिहेवियर को याद करता है जब उन्होंने लास्ट टाइम कॉल किया था। वो उसकी बातों को इग्नोर करती है और उसे बिजनेस के बारे में बात करने का ऑर्डर देती है। जुनू थोड़ा
इरिटेटेड फील करता है लेकिन शांत रहता है और रिवील करता है कि वे यहाँ नेक्स्ट मूव के लिए न्यू प्लान्स बनाने आए हैं। वो मानती है कि किसी प्लान की जरूरत नहीं है क्योंकि पार्क आसानी से सबको शेप में ला सकता है। वो उसे याद दिलाता है कि नेक्सस इतनी तेजी से बढ़ा है और पार्क अकेले इतनी बड़ी आर्मी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। वो उनकी कॉम्बैट फोर्स से शुरू करने का फैसला करता है। वो आदमी टेबल पर एक फाइल फेंकता है और रिवील करता है कि हो सकता है कोई जल्द ही उनसे ज्वाइन कर ले। प्रोटैगनिस्ट उस हाई स्कूल नेम को पहचानता है जिसके बारे में जुनू बात कर रहा है और अस्यूम करता है कि वो किम दोंगह्योन है। जुनू उसे करेक्ट बुलाता है और याद दिलाता है कि वो वही लड़का है जो पार्क के साथ नेक्सस के खिलाफ खड़ा हुआ था। पार्क कुछ और भी याद करता है। जुनू पहले से जानता है कि उस लड़के ने फर्स्ट फाइट के दौरान अपने घुटने को चोट पहुंचाई थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जुनू सेल्फिश तरीके से क्लियर करता है कि उसे अभी भी उस लड़के की जरूरत है। पार्क चुप हो जाता है लेकिन जुनू उसे शांत रहने का आश्वासन देता है क्योंकि वे सब प्रोफेशनल्स हैं। वो मानता है कि ये पार्क के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है अपने ओल्ड फ्रेंड के साथ मेकअप करने का और नेक्सस से इन्फेक्टेड स्कूल को भी साफ करने का। दोंगह्योन हाई में गैंग मेंबर्स एक मीटिंग रखते हैं और उनमें से एक शेयर करता है कि मोगल को जुवेनाइल भेज दिया गया है। बलिंग और फोर्सड परचेजेस कॉज बन गए तो वे उसकी तरफ से किसी एफर्ट्स की उम्मीद नहीं कर सकते। मेंबर्स उस पैथेटिक कमीने पर हंसते हैं लेकिन उनमें से एक मानता है कि उन्हें कम से कम उस आदमी को सबक सिखाना चाहिए जिसने उसके साथ ऐसा किया क्योंकि मोगल अभी भी उनके गैंग का मेंबर था। इन्फॉर्मेंट शेयर करना जारी रखता है कि ये सब करने वाला हंजुन पार्क था, हाई स्कूल का नंबर 1 ग्योंगचुल। ये जानकर थोड़ा शॉक्ड है। वे याद करते हैं कि प्रोटैगनिस्ट ने लो प्रोफाइल रखने का वादा किया था। जैसे ही वे इस मामले पर डिस्कस कर रहे होते हैं एक स्टूडेंट बिना बताए अंदर आता है और अनाउंस करता है कि हंजुन पार्क उनके स्कूल में ट्रांसफर हो गया है। पूरा गैंग ग्योंगचुल समेत ये जानकर सरप्राइज्ड है। उसकी न्यू क्लास के अंदर प्रोटैगनिस्ट अपना परिचय देता है और रिवील करता है कि वो यहाँ सबको नष्ट करने आया है। पूरी क्लास उसे घूरती है। टीचर इसे हंसी में उड़ा देता है और उसे दिखाता है कि वो कहाँ बैठ सकता है। पार्क अपनी सीट की तरफ चलता है और उमिन जो के साथ बैठ जाता है। वो लड़का बात करना शुरू करता है और कहता है कि उसे पार्क से न छेड़छाड़ करने की सलाह दी गई थी लेकिन उसे अभी भी लड़ने की इच्छा हो रही है। वो लड़का क्लैरिफाई करता है कि वो खुद पिछले साल ट्रांसफर हुआ था और तब से पार्क के बारे में सुन रहा है। वो बस ये देखना चाहता है कि क्या पार्क उसकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरता है। वो लड़का एक फेयर फाइट रिक्वेस्ट करता है लेकिन पार्क उसे पूरी तरह इग्नोर करता है। वो अनॉयड हो जाता है और पार्क को थप्पड़ मारता है ताकि चीजें और क्लियर हो जाएं। हमारा लड़का उसका सिर तोड़ देता है और उसे एक ही ब्लो में नष्ट कर देता है जिससे पूरी क्लास शॉक्ड हो जाती है। बैटिंग केज में चोई अभी भी इसे एक बैड डिसीजन बुलाती है कि दोंगह्योन को उनकी टीम में शामिल करना। वो इस जॉब के लिए कई स्ट्रॉन्ग आदमियों को जानती है और मानती है कि जुनू सिर्फ नी इंजरी की वजह से पार्क के फ्रेंड पर दया कर रहा है। वो उसे रॉन्ग बुलाता है और रिवील करता है कि दोंगह्योन शायद सबसे टेनिशियस आदमी है जिसे वो जानता है। पीपल उसकी स्मॉल बिल्ड की वजह से अंडर एस्टिमेट करते हैं लेकिन वे उसकी अनयील्डिंग स्पिरिट को मिस कर देते हैं जिसे उसने नेक्सस के खिलाफ यूज किया था। वो मानता है कि ऐसी स्पिरिट वाले लोग टूट सकते हैं लेकिन वे कभी झुकते नहीं हैं। वो अभी भी डाउट करती है कि वो टूटे घुटने के साथ यूजफुल हो सकता है। वो मानता है कि हो सकता है वो आदमी अपनी विगर रिटेन करने में फेल हो जाए लेकिन वो डेफिनेटली एक नया एज डेवलप करेगा। वो चुप हो जाती है और सोचती है कि उसे इसके बजाय एक किताब लिखनी चाहिए। स्कूल में पार्क हॉलवे से चलता है। उसके चारों तरफ गुंडे हैं। वो फाइनली अपने ओल्ड फ्रेंड को ढूंढ लेता है। एक आदमी आता है और दोंगह्योन को लात मारता है क्योंकि उसने स्नैक्स लाने में 5 मिनट से ज्यादा लगा दिए। वो सोचता है कि उसके पैसे पूरी तरह बर्बाद हो गए तो वो उस लड़के को सबक सिखाने के लिए पीटना शुरू कर देता है। दूसरे गुंडे सोचते हैं कि पिटाई अब इफेक्टिव नहीं है लेकिन वो कमीना मानता है कि वो दोंगह्योन को अपने से और डरा सकता है ताकि वो तेज हो जाए तो वो पार्क के ओल्ड फ्रेंड को मुक्के मारता रहता है। पार्क सब कुछ ठंडे एक्सप्रेशन के साथ देखता है। जुनू के ऑफिस के अंदर चोई फाइनली उनकी टीम में दोंगह्योन को शामिल करने के लिए सहमत हो जाती है लेकिन डाउट करती है कि पार्क एक ओल्ड फ्रेंड के साथ मेकअप करने वाला प्रकार है। वो मानती है कि ये बहुत तेज होगा अगर वे इसके लिए सिर्फ मनी यूज करे लेकिन जुनू रिवील करता है कि वो एक ऐसा आदमी है जिसे मनी की परवाह नहीं है। वो उसे याद दिलाता है कि वो लड़का नेक्सस के खिलाफ सिर्फ इसलिए लड़ा क्योंकि हंजुन ने किया था। बस यही एकमात्र रीजन है। वो इसे कम्प्लीटली स्टूपिड पाता है लेकिन जितना उसने अब तक सीखा है एक दोस्त का दुश्मन उसका दुश्मन होता है। दोंगह्योन एक दोस्त को पिटते नहीं देख सकता। यही उसका असली नेचर है। स्कूल में दोंगह्योन फाइनली एक ब्रेक लेता है और चिल करने के लिए बैठ जाता है। पार्क उसके पास आता है और उस लड़के को ग्रीट करता है। दोंगह्योन पहले से जानता है कि पार्क ने ट्रांसफर क्यों किया। उसे डाउट है कि ये संभव है क्योंकि गैंग एक्सट्रीमली पावरफुल हो गया है। उनके पास न सिर्फ मैन है बल्कि फाइनेंशियल पावर भी है तो ये पहले से ही खत्म है। पार्क क्लियर करता है कि वो इस बार जीतने का लक्ष्य बना रहा है। दोंगह्योन इसे डिल्यूजनल बुलाता है क्योंकि उसकी डिटर्मिनेशन ने उसे ऐसी पैथेटिक स्टेट में समाप्त होने से नहीं रोका। पार्क चुप हो जाता है लेकिन उसे बस देखते रहने का चैलेंज करता है। लीडर उन्हें स्कूल विंडो से देखता है और इसे विम्पी बुलाता है देखकर कि वो लड़का दोंगह्योन के साथ टीम अप कर रहा है। वो अपने आदमियों को
प्रोटागोनिस्ट को हराने के लिए तैयार रहने का ऑर्डर देता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर खुश है कि दोंगह्योन खुद पर इजी जा रहा है, लेकिन वो उस लड़के को याद दिलाता है कि अगर वो ऐसे वेट करता रहा तो वो हमेशा के लिए अपनी मोबिलिटी खो सकता है। वो उसे सर्जन के पास जाने की सलाह देता है, भले ही ये एक्सपेंसिव हो। दोंगह्योन चुप हो जाता है और जैसे ही वो निकलता है ग्योंगचुल उसके पास आता है और सवाल करता है कि डॉक्टर ने क्या कहा। दोंगह्योन समझ नहीं पाता कि वो यहाँ क्यों है। वो आदमी शेयर करता है कि वो बस ये चेक करने आया है कि फॉर्मर नंबर 1 कैसा कर रहा है। वो मेंशंस करता है कि उसने सीक्रेट मीटिंग देखी जो दोंगह्योन ने पार्क के साथ की थी, तो वो ये कंफर्म करने आया कि क्या वो ठीक हो गया है। वो पार्क के दोस्त को फिर से नष्ट करने का डिटरमिन्ड है, लेकिन दोंगह्योन उसे याद दिलाता है कि कोई चांस नहीं है कि अगर वो ठीक हो गया तो उसे अकेले हराया जा सकता है। ग्योंगचुल इरिटेटेड हो जाता है और उस आदमी को लात मारता है। वो मुस्कुराता है और दोंगह्योन को याद दिलाता है कि वो अब एक साइड किक नहीं है और कुछ भी फनी बर्दाश्त नहीं करेगा। ग्योंगचुल उस समय की बात उठाता है जो पहले हुई थी और लॉयल्टी को बुलशिट बुलाता है, क्योंकि इसने लगभग दोंगह्योन को क्रिपल कर दिया था। वो लड़का पॉइंट आउट करता है कि ग्योंगचुल ने उनके साथ बिट्रे किया और उस शिटी गैंग में ज्वाइन कर लिया। वो इसे विकेट बुलाता है, लेकिन ग्योंगचुल हंसता है और उसे जो चाहे सोचने देता है, क्योंकि वो एक लॉयल विम्पी क्रिपल नहीं बनना चाहता। उसे डाउट है कि वो लड़का इस बार अपनी लॉयल्टी बनाए रख सकता है। स्कूल में पार्क चुपचाप बैठा है। जैसे ही एक अनाउंसमेंट शुरू होती है, ग्योंगचुल अपना परिचय देता है और पूरे स्कूल को बताता है कि फेमस हंजुन पार्क जो 2 साल पहले नेक्सस के खिलाफ खड़ा हुआ था, यहाँ इसे तोड़ने के लिए है। वो इसे बुलशिट बुलाता है और पार्क को तैयार रहने की वार्निंग देता है। पूरी क्लास उठती है और प्रोटैगनिस्ट से लड़ने के लिए खुद को तैयार करने लगती है। ग्योंगचुल एडमिट करता है कि वो 1-on-1 में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसे फेयर खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। स्टूडेंट्स की एक सेना अपने हाथों में वेपन्स लिए पार्क की क्लास की तरफ चलती है। जैसे ही लीडर अपने आदमियों को तैयार रहने का ऑर्डर देता है, बोलते हुए वे पार्क को सबक सिखाने वाले हैं। कुछ आदमी क्लासरूम से बाहर उड़ते हैं, पूरी तरह घायल। हॉलवे में मौजूद लोग डर जाते हैं और पता लगाते हैं कि पार्क पहले ही सबका ख्याल रख चुका है। वे शॉक्ड हैं ये देखकर कि पूरी क्लास पहले ही हार चुकी है। प्रोटैगनिस्ट एक इविल एक्सप्रेशन के साथ बाहर आता है और सबको अटैक करने के लिए आमंत्रित करता है। स्टूडेंट्स की विशाल सेना एक साथ चार्ज करती है, लेकिन पार्क बिना किसी हिचकिचाहट के उन सब का सामना करता है। जैसे ही वो पूरे गैंग को पीटता है, दोंगह्योन सब कुछ इग्नोर करने की कोशिश करता है और खुद को रोके रहता है। लड़ाई जारी रहती है। पूरा स्कूल प्रोटैगनिस्ट को हराने की कोशिश करता है, लेकिन वो अकेले ही सबका सामना करने में सक्षम है। आदमी उसे पागल बुलाते हैं और रियलाइज करते हैं कि वो उन्हें नष्ट करने के बारे में मजाक नहीं कर रहा था। वे उसे लॉक में डालने की कोशिश करते हैं। पार्क स्ट्रगल करता है और अंत में पकड़ लिया जाता है। कुछ आदमी उसे पकड़ लेते हैं और उसे मुक्के मारने लगते हैं, लेकिन वो कुछ ही सेकंड्स में खुद को फ्री करने में सक्षम होता है। पार्क अपने आसपास के सबको नष्ट कर देता है। वो उन्हें पीटता रहता है और एक एक करके पूरे स्कूल का ख्याल रखता है। पार्क मुश्किल से सरवाइव कर पाता है और जैसे ही वो वापस अंदर जाता है, वो और आदमियों को अपना वेट करते हुए देखता है। वे डिसअपॉइंटेड हैं ये देखकर कि वो पहले से ही थक चुका है, जबकि शो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। वे सब उस एग्जॉस्टेड टाइगर की तरफ चार्ज करते हैं, जबकि दोंगह्योन अपनी क्लास के अंदर बैठता है और सब कुछ इग्नोर करने की कोशिश करता है। उसे डाउट है कि पार्क जीत सकता है, तो उसकी एफर्ट्स कंप्लीटली यूजलेस होंगी। चोई प्रकट होती है और अस्यूम करती है कि पार्क शायद अपनी लिमिट्स पर है। वो दोंगह्योन को उसके फ्रेंड को इग्नोर करने के लिए शेमफुल महसूस कराने की कोशिश करती है। लड़की अपना परिचय पार्क की कोवर्कर के रूप में देती है। दोंगह्योन शर्मिंदा महसूस करता है, लेकिन उसे बताता है कि वो लड़ने के लिए बहुत कमजोर है। वो मुस्कुराती है और शेयर करती है कि वो पहले से अवेयर है। वो रिवील करती है कि प्रोटैगनिस्ट को पहले से ही आइडिया था कि चीजें ऐसी हो जाएंगी। भले ही उसे बस भाग जाने को कहा गया था, उसने नहीं किया। वो दोंगह्योन को बताती है कि वो अभी भी लड़ने की वजह ये है कि पार्क उसे कुछ प्रूव करना चाहता है। वो लड़का अचानक अपने फ्रेंड की बातों को याद करता है और चुप हो जाता है। वो उसे आश्वासन देती है कि उसे किसी बात का पछतावा नहीं होगा, जो दोंगह्योन को अपने डिसीजन के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर देता है। हॉलवे के अंदर पार्क सब आदमियों का ख्याल रख खत्म करता है। वो इतनी बड़ी आर्मी का सामना करने के बाद पूरी तरह से बेदम हो चुका है, लेकिन ग्योंगचुल और आदमियों के साथ प्रकट होता है। वो पार्क की तारीफ करता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन डाउट करता है कि वो स्कूल के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट्स के खिलाफ ऐसे ही चल पाएगा। ग्योंगचुल इसे पार्क के लिए क्लियर करता है, लेकिन हमारा लड़का डिटरमिन्ड रहता है और एक बार फिर फाइटिंग स्टांस ले लेता है। आदमी उस पर अटैक करने के लिए चार्ज करते हैं, लेकिन इससे पहले कि उनका मुक्का लगता, दोंगह्योन एक वाइपर से एक को मारता है और उम्मीद करता है कि पार्क हर बार सारी लाइमलाइट लेना बंद कर दे। गुंडे उसे चालाक चूहा बुलाते हैं, लेकिन ग्योंगचुल उन्हें शांत रहने को कहता है, क्योंकि वो दोनों को एक साथ ही हरा सकते हैं। वो सब दोंगह्योन पर भी हमला कर देते हैं, लेकिन वो आसानी से एक को नीचे गिरा देता है। एक और आगे आता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन दर्द झेलते हुए भी वो उसकी पिटाई करता है और लड़ता रहता है। पार्क भी लगातार मुक्के मार रहा होता है और साथ में वो दोनों रुकने का नाम नहीं लेते। मर्दों को पता चलता है कि वो सच में मुसीबत में है और वो सवाल करते हैं कि उनके निशाने इतने ताकतवर क्यों हैं। जब वो सबका सामना कर रहे होते हैं, प्रोटैगनिस्ट माफी मांगता है। दोंगह्योन बताता है कि वो पहले पार्क से नफरत करता था, जो कुछ भी हुआ था उसके
उसके लिए, लेकिन वो मानता है कि उसे बस किसी पर दोष थोपने की जरूरत थी। ये सुनकर पार्क मुस्कुरा देता है। लीडर बीच में कूदकर माहौल खराब करता है और जब वो दोनों पर हमला करने की कोशिश करता है वो बच निकलते हैं। डोंगह्योन बताता है कि वो खुद उससे निपटना चाहता है। पार्क और उसका दोस्त एक डोर की तरफ भागते हैं। वो उन्हें कमजोर बुलाता है और उनके पीछे भागता है, लेकिन पार्क उसे पकड़कर अंदर रूम में फेंक देता है। डोंगह्योन अंदर से डोर लॉक कर देता है ताकि वो बिना किसी रुकावट के ग्योंगचोल से लड़ सके। ग्योंगचोल इसे बेवकूफी भरा काम बताता है। डोंगह्योन मानता है कि उसके जैसे बेयार के आदमी के लिए ऐसा ही लगेगा। वो आदमी गुस्से में आगे बढ़कर हमला करता है, लेकिन डोंगह्योन उसे जोर से मारता है और पीछे धकेल देता है। ग्योंगचोल लगातार कोशिश करता है और डोंगह्योन के पैर पकड़ लेता है। वो उसे उठाकर ग्लास डोर पर पटक देता है जिससे वो टूट जाता है। वो डोंगह्योन का वेपन तोड़ने में कामयाब हो जाता है और उसे लगता है कि इसके बिना वो कुछ नहीं कर सकता। डोंगह्योन अपनी शर्ट उतारता है और उसे अपने मुट्ठी पर बांध लेता है। ग्योंगचोल इसे हास्यास्पद बताता है, लेकिन जैसे ही वो दोनों आपस में भिड़ते हैं डोंगह्योन उस शर्ट का यूज करके उस गुंडे के फेस को पकड़ लेता है और उसे जमीन पर पिन कर देता है। वो उसके फेस पर बार बार मारना शुरू कर देता है, लेकिन ग्योंगचोल उसका पैर पकड़कर उसे भी नीचे गिरा देता है। वो आखिरकार अपने आप को छुड़ा लेता है। ग्योंगचोल साफ कर देता है कि वो अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था और वो डोंगह्योन के घायल पैर को दबाने लगता है। वो लड़का दर्द से चिल्लाता है और ग्योंगचोल को छोड़ देता है। जैसे ही लीडर आखिरकार उठता है वो सांस लेता है और कसम खाता है कि कभी न कभी अपना बैडला लेगा। डोंगह्योन उसे रुकने का ऑर्डर देता है, जिससे ग्योंगचोल हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि लड़के ने अपनी सीख ले ली है। पार्क का दोस्त दर्द झेलते हुए भी उठता है, लेकिन ग्योंगचोल उसकी जमकर पिटाई करने लगता है जब तक वो आखिरकार गिर नहीं जाता। ग्योंगचोल थक जाता है और जाने की कोशिश करता है। डोंगह्योन उसे एक बार फिर रुकने को कहता है और ग्लास के टुकड़े इकट्ठा करने लगता है। ग्योंगचोल परेशान हो जाता है तो वो बिना सोचे ही दौड़ पड़ता है। पार्क का दोस्त इस मौके का फायदा उठाकर उस पर टुकड़े फेंकता है और अपर कट से उसे बेहाल कर देता है। वो ग्योंगचोल को पीटता रहता है। वो आदमी नहीं सोचता कि कोई उसे समझ पाएगा, लेकिन फिर भी बता देता है कि अगर वो ये फाइट नहीं जीता तो उसे पार्क के सामने बाद में शर्मिंदा होना पड़ेगा। लगातार मुक्के झेलने के बाद ग्योंगचोल की आंखों की रोशनी जाने लगती है। डोंगह्योन वो सब कुछ याद करता है जिससे वो गुजरा था और आखिरी वार करके उस तगड़े को नॉकआउट कर देता है। उसका पैर दुखता है, लेकिन डोंगह्योन उसे इग्नोर करता है और बाहर निकलता है तो पता चलता है कि उसका दोस्त असल में जीत गया था। पार्क अपने घायल दोस्त को पकड़ता है और वो दोनों स्कूल से बाहर निकलते हुए हंसने लगते हैं। चेयरमैन ऑफ द बोर्ड डोंगह्यून जैसे ही उस स्कूल पर नजर डालता है वो हैरान रह जाता है। उसे पता चलता है कि पार्क इन सब के पीछे था। वो पूरे स्कूल की हालत देखता है और उसे यकीन नहीं होता कि ये सब सिर्फ एक लड़के की वजह से हुआ। वो हंसता है और अपने लड़कों को मिन को उसके सामने लाने का ऑर्डर देता है। जैसे ही वो उस लड़के के सामने आता है मिन बता देता है कि वो लोग अपने स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स में इंटरफियर नहीं करते, लेकिन बड़ों वाली बातें खुद हैंडल करने में कोई दिक्कत नहीं है। डोंगह्यून को पता चलता है कि पार्क के पीछे कौन है, लेकिन फिर भी वो इसे अनफेयर बताता है क्योंकि वो कानून वाले देश में रहता है। वो इसे अनफेयर बताता है, लेकिन मिन कुछ सूटकेसेस नीचे रख देता है और उसे लगता है कि वो आदमी संतुष्ट हो जाएगा। डोंगह्योन बुरी तरह मुस्कुराता है। वो अपने लड़कों को चेक करने का ऑर्डर देता है और साफ करता है कि येलो स्टैक्स के अलावा अब कुछ भी उसे संतुष्ट नहीं कर सकता। वो लड़का इसे खोलता है और उन सबको अंदर कुछ टेक्स्ट बुक्स मिलती है। डोंग हैरान होता है कि वो क्या देख रहा है, तो माइन उसे हेडलाइंस चेक करने को कहता है। उसे अपने गैंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो DY ग्रेजुएट्स को भर्ती कर रहे हैं और हेडलाइन में DY से सब्सिडीज चुराने, टैक्स फ्रॉड करने और भी बहुत कुछ होने के सबूत होते हैं। मिन उसे चेतावनी देता है कि वो पीछे हट जाए वरना वो और गहराई में जाने को रेडी है। डोंग गुस्से से पागल हो जाता है और उसे धमकाता है, याद दिलाते हुए कि वो अभी किस सिचुएशन में है। वो सोचता है कि मिन अभी भी बेफिक्र क्यों बैठा है। वो चश्मी उसे बता देता है कि उसकी मौत के साथ चीजें नहीं रुकेंगी और अगर KR और DY एक दूसरे से लड़ते हैं तो उसे डाउट है कि डोंग जीत पाएगा। उसके ऊपर डेथ थ्रेट लग जाना डेथ मैच शुरू करने के लिए काफी है। डोंग खुद को रोकता है और अपने लड़कों को अपने हथियार वापस खींचने का ऑर्डर देता है। वो सीधे पॉइंट पर आता है और पूछता है कि मिन क्या चाहता है। वो चश्मी पूरा स्कूल मांग लेता है, जिससे डोंग हैरान हो जाता है। हॉस्पिटल में चॉय को यकीन नहीं होता कि प्रोटैगनिस्ट पूरे स्कूल के खिलाफ खड़ा हुआ और फिर भी बिना किसी नुकसान के बाहर आ गया। पार्क उसे जवाब देना शुरू करता है, लेकिन डॉक्टर आता है और उसे बताता है कि वो नहीं जानता कि वह आदमी कैसे टिका हुआ है। हालांकि वो राहत महसूस करता है जैसे ही वो बताता है कि सर्जरी पूरी तरह सक्सेसफुल रही। डॉक्टर को पूरा यकीन है कि डोंगह्योन इससे उबर जाएगा। ये खबर सुनकर पार्क मुस्कुराने लगता है। किसी फैंसी रेस्टोरेंट में जूनू एक औरत के पास धैर्य से बैठा है और चेओनसू किम का अपना कीमती टाइम निकालने के लिए धन्यवाद करता है। वो उसका इंटरव्यू लेना शुरू करती है। जूनू उस स्कूल के बारे में न्यूज पढ़ता है और संतुष्टि से मुस्कुराने लगता है। वो सुनता है कि इंटरव्यू खत्म होने के बाद वो औरत चली जाती है। चेओनसू जूनू को पहचान लेता है और समझ जाता है कि उसकी टीम का स्केड्यूल क्यों कैंसिल हो गया। उसे लगता है कि जूनू उस मैगजीन इंटरव्यू के पीछे है। चेओनसू हैरान है कि जूनू जैसा इंपॉर्टेंट आदमी उसे ढूंढ रहा है। उसे इस बारे में अच्छा लगता है, लेकिन जूनू बुरी तरह मुस्कुराता है और उसे बकवास बंद करने का ऑर्डर देता है। वो बैठता है और चेओनसू को उसके बारे में याद दिलाता है। गैंग लीडर मुस्कुराता है
और उसे यकीन दिलाता है कि उसे सब कुछ याद है, लेकिन चीजें बदल गई हैं। वो लड़के की इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए तारीफ करता है और मानता है कि वो एक गेमर के अलावा कुछ नहीं है। च्योंसू उस लड़के के लिए अपनी प्रशंसा दिखाता है, लेकिन जूनू उसकी बकवास समझ जाता है और साफ कर देता है कि वो इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ेगा। जूनू बुरी तरह मुस्कुराता है और बता देता है कि उसने डोंगहयोन हाई को तबाह कर दिया। च्योंसू शांत रहता है और जाने लगता है क्योंकि उसके पास कहने को कुछ नहीं बचता। वो हैंडशेक करने की कोशिश करता है, लेकिन जूनू उसे इग्नोर कर देता है और कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। जूनू उम्मीद करता है कि वो अगली बार मिलने पर अपनी बेकार वाली मुस्कान बनाए रख सके। च्योंसू उसे फिर से मुस्कान देता है, लेकिन जैसे ही वो रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है उसके चेहरे का एक्सप्रेशन फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। जूनू को थोड़ी राहत महसूस होती है। उसे यकीन नहीं था कि उसे अब भी उससे दुश्मनी की परवाह है या नहीं, और उसे लगा कि कहीं वो इंटिमिडेटेड ना हो जाए। लेकिन अब उसे रियलाइज होता है कि वो बेवजह स्ट्रेस ले रहा था, क्योंकि च्योंसू का फेस देखकर भी उसे अब भी गुस्सा आता है। एक कार के अंदर च्योंसू का ड्राइवर सोचता है कि क्या वो कोई एक्शन लेने वाला है। वो उस स्कूल वाली फाइट को एक इन्विटेशन बताता है और रिवील करता है कि वो डेफिनेटली वापस लड़ेगा। च्योंसू मानता है कि ये बैटल कोरियन हिस्ट्री की सबसे बड़ी होगी। एक फैंसी बिल्डिंग में तैसू चॉय एक रूम में घुसता है जो लड़कों से भरा है। वो सवाल करता है कि उसे अर्जेंट मीटिंग के लिए क्यों बुलाया गया। हालांकि बाकी लोग भी इस बारे में अपनी निराशा शेयर करते हैं। चोंग्यू सोचता है कि उन्हें इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे ही सारे लीडर्स उस अर्जेंट मीटिंग के लिए इकट्ठा होते हैं, तैसू को पता चलता है कि वो हांजुन पार्क के बारे में बात करेंगे। उसने सोचा था कि वो लड़का उस गैंग द्वारा उसकी लाइफ तबाह कर दिए जाने के बाद चुप हो गया है, और दूसरों को भी यही बात याद आती है। डोंगचॉन हैरान होता है कि वो कौन है, क्योंकि वो नहीं जानता कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। मुनगिल्ली उसके कंफ्यूजन पर हंसता है, लेकिन अनुमान लगाता है कि उसके जैसे बेकार नए आदमी के लिए ये नॉर्मल है। वो उसकी ताना मारता है, लेकिन समझाना शुरू करता है कि पार्क पूरे गैंग के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो एक छोटे डिस्ट्रिक्ट का लीडर हुआ करता था। नेक्सस का कंट्रोल पूरे आसपास के एरिया और कुछ प्रोविंसेस पर था, लेकिन पार्क ने अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं छोड़ा, जो गैंग के लिए अपमानजनक था। बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि पार्क के बारे में जानने के बाद और भी ज्यादा लोगों को इंस्पिरेशन मिली, तो नेक्सस को और दुश्मनों से निपटना पड़ा। गैंग ने अपना सब कुछ झोंक दिया उनको तबाह करने के लिए जो उनके रास्ते में आए, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं गया। यही कारण है कि वो लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। वो बताता है कि अनप्रिडिक्टेबल हो गया। उन्होंने पार्क के खिलाफ अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर भी हर बैटल हार गए। जल्द ही नेक्सस एक लड़के की वजह से टूटने की कगार पर आ गया। डोंगचॉन को यकीन नहीं होता। मूनगिल सोचता है कि वो समझ जाएगा जब वो उस लड़के को अपनी आंखों से देख लेगा। वो पार्क को सचमुच का जानवर बताता है। डोंगचॉन हंसने लगता है और सबको कमजोर बुलाता है, क्योंकि वो एक लड़के से हार गए। लीडर्स गुस्से से पागल हो जाते हैं और मूनगिल उसे चेतावनी देता है कि चुप रहे, वरना उसे उसकी औकात याद दिला दी जाएगी। जी हेक उसे रोकता है और डोंगचॉन की बातों को सही बताता है। टेसू भी मानता है, लेकिन उसे लगता है कि ये पुरानी बात हो गई। वो सोचता है कि वो लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन चोनग्यू उन्हें सतर्क रहने को कहता है। वो जानता है कि उनके लिए इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन पार्क जैसे किसी के लिए उनकी लापरवाही एक बहुत बड़ा मौका बन सकती है। चेनसू आखिरकार आता है और सबको ग्रीट करता है। वो अर्जेंट कॉल के लिए माफी मांगता है और बाद में उन्हें डिनर देने का प्लान बनाता है। चेनसू रिवील करता है कि प्रोटोगोनिस्ट ने अपनी चाल चल दी है, तो डेथ मैच टलना मुश्किल है। वो पहले ही इसका फैसला कर चुका है, लेकिन ऐसे मैटर के लिए फेस टू फेस मीटिंग करना चाहता था। तैसू को उसके फैसले से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोचता है कि वॉर की कोई जरूरत नहीं है। वो सोचता है कि वो लोग एक बेकार स्कूल के ऊपर ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। चोनसू के एक्सप्रेशंस उस आदमी को डरा देते हैं, तो वो तुरंत चुप हो जाता है। वो सवाल करता है कि क्या वो सच में इसे एक बड़ा मसला बना रहा है, लेकिन इंसू नाम बोलता है और उसके फैसले को सही बताता है। वो खुद इस मैटर को हैंडल करने को विलिंग है। चोनसू मुस्कुराता है और पूछता है कि क्या उसे यकीन है। वो बताता है कि अब पैसे काम नहीं आएंगे, क्योंकि इस बार उनके दुश्मन के पास एक स्ट्रॉन्ग बैकर है, तो उसे बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। इंसू अपने फेस पर लगे निशान को छूता है और ठंडे अंदाज में बता देता है कि वो उस निशान के पड़ने के बाद से ही तैयार है। चियोनसू मुस्कुराने लगता है और उसे ये काम देने का फैसला करता है। वो पूछता है कि क्या किसी और को कोई ऑब्जेक्शन है। सारे लीडर्स उससे सहमत हो जाते हैं। डोंगचॉन बहुत उत्साहित होता है, क्योंकि पिछली बार पार्क ने उन्हें बुरी तरह हराया था। चियोनसू आधिकारिक तौर पर इंचियन चैप्टर के लीडर्स को इस काम को देखने का ऑर्डर देता है और मीटिंग खत्म करता है। इंसू बुरी तरह हंसने लगता है, क्योंकि उसे आखिरकार अपना बैडला लेने का मौका मिल जाता है। रात के समय एक मिस्टीरियस जगह पर बाइकर्स का एक गैंग इकट्ठा होता है। इंसू रिवील करता है कि हुंजिन पार्क को तबाह करने का उनका मौका आखिरकार आ गया है। एक मोटा बदसूरत बाइकर आगे बढ़ता है और अपने बॉस से पूछता है कि क्या उसे आखिरकार उस कमीने को मारने की इजाजत मिल गई है। जून पार्क को उसी जले हुए घर में ले जाता है और मानता है कि ये अनफेयर है कि हमारा लड़का अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं जानता। उसने अपनी वेल्थ कैसे कमाई, या वो चोनसू से इतनी नफरत क्यों करता है। वो पार्क को अंदर बुलाता है और कहता है कि वो सब कुछ शेयर करने को विलिंग है। जैसे ही वो दोनों बैठते हैं, जुनू रिवील करता है कि जो पैसा उसके पास है वो असल में इस घर के मालिक का है। वो बताता है कि 2 साल पहले क्या हुआ था और शुरुआत अपने बचपन के दोस्त हियाओक से करता है, जो जुनू के बहुत
बहुत करीबी था, एक ऐसा दोस्त जिसे वो अपना परिवार कह सकता था। जैसे ही वो दोनों उसके दोस्त के घर पर साथ बैठे थे, उस लड़के ने जुनू को दिखाया कि उसने एक स्टॉक ट्रेडिंग एआई बनाई है, एक सॉफ्टवेयर जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एनालाइज कर सकता है और रिकवरी प्लान भी बना सकता है। जुनू ने सीखा कि ये आउटकम का स्टडी करके मार्केट की भविष्यवाणी कर सकता है। वो हयोक के आइडिया में इंटरेस्टेड था, लेकिन फिर पार्क नेक्सस से हार गया, जिसने सब कुछ बदल दिया। गैंग ने उसके डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करना शुरू कर दिया और चोनसू के गुंडे जुनू को परेशान करने लगे। लेकिन वो ऐसा आदमी है जो छोटे कमीनों के सामने आसानी से झुकता नहीं, तो उसने अपनी पूरी ताकत से वापस लड़ाई लड़ी। हयोक भी ऐसा ही था, तो वो दोनों गैंग का सामना करते थे, भले ही वो लड़ने में बहुत बुरे थे। जुनू ने सोचा कि हो सकता है थक जाने के बाद गैंग उन्हें छोड़ दे, लेकिन वो पूरी तरह से गलत था, क्योंकि गैंग ने बैडला लेने के लिए उसके दोस्त के घर को जला दिया। उसने गुंडों को इस बारे में कन्फ्रंटेड किया, लेकिन उन्होंने उसके दोस्त को बदकिस्मत बताया और सीधे हिंसा के द्वारा उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया। वो हेल्पलेस हो गया और उसके अंदर की आग धीरे धीरे बुझने लगी। उसे जिंदगी में कोई उम्मीद नजर नहीं आई और उसने खुद को मार डालने का फैसला किया। उसने सोचा कि वो दुनिया से अपना अस्तित्व मिटा देगा, तो उसने अपने दोस्त के लैपटॉप से शुरुआत की। उसने उस अकाउंट को लिक्विडेट करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने अकाउंट की प्रोग्रेस पर नजर डाली, उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। उसे पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन पैसे ने उसके अंदर कुछ नहीं जगाया, क्योंकि अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो चाहता था कि उसका दोस्त अपने ही इन्वेंशन का फल देख सके। जुनू ने बहुत गुस्सा महसूस किया, लेकिन इससे उसे अपनी जिंदगी खत्म न करने की वजह मिल गई। ये उसके दोस्त का पैसा है, तो वो इसे चियोनसू और उसके गैंग को तबाह करने में खर्च करना चाहता है। पार्क सोचता है कि वो इतना सब क्यों शेयर कर रहा है, और जुनू सीधा हो जाता है और रिवील करता है कि ये सब प्रोटैगनिस्ट को गैसलाइट करने के लिए है, ताकि वो नेक्सस का पीछा करना कभी न छोड़े। उसी रात बाद में जुनू चोई को फोन करता है और बताता है कि उसने पार्क के साथ अपनी बेकार वाली स्टोरी शेयर कर दी। उसे ये फनी लगता है और वो सोचती है कि क्या वो दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा है। जुनू शर्मिंदा होता है और उसे चुप रहने का ऑर्डर देता है। चॉय सीरियस हो जाती है और उसे याद दिलाती है कि इस बार इंचन चैप्टर के कमीने उसके पीछे आ रहे हैं। वो उम्मीद करती है कि वो सतर्क रहेगा, क्योंकि उसके दुश्मन असल में मसल वाले लोग हैं जो अपना दिमाग यूज नहीं करते। जुनू उसकी बात सही बताता है, क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि उसकी कार गिर गई है। वो जानता है कि वो लोग ही है, क्योंकि कोई भी समझदार आदमी सड़क के बीच में ऐसी हरकत नहीं करेगा। बाइकर्स कार को भागने से रोकने के लिए उस पर पेंट की बाल्टियां फेंकते हैं। ड्राइवर परेशान हो जाता है, तो वो जुनू को कसकर पकड़ने को कहता है, क्योंकि वो किसी तरह बच निकलने की कोशिश करता है। चॉय ये शोर सुनती है और पूछती है कि क्या हो रहा है। जुनू बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसका सिर उस घात के कारण लग जाता है। इंसू को चोई से फोन आता है और वो मान लेता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, तो वो उसे पार्क को बताने का ऑर्डर देता है कि वो JQ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर उसका इंतजार कर रहा है। बड़े अकड़ू अंदाज में वो उसे वार्निंग देने की कोशिश करती है, लेकिन वो कमीना फोन रख देता है और उसका मजाक उड़ाए जाने के बाद वो परेशान हो जाती है। कहीं और पार्क घर वापस जा रहा होता है और जुनू के साथ अपनी बातचीत को याद करता है। वो इसे बढ़ा चढ़ाकर बताता है, क्योंकि उसने कभी हार मानने का प्लान नहीं बनाया था। चॉय अपनी बाइक पर आती है और उसे जल्दी से उसके पीछे बैठने को कहती है। वो उसे सिचुएशन के बारे में बताती है। जुनू आखिरकार डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर उठता है और देखता है कि वो इंचॉन के गुंडों से घिरा हुआ है। वो मोटा गोरिल्ला जो इंचॉन का नंबर 2 है देखता है कि जुनू जाग गया। वो जुनू को फिर से बेहोश करने के बारे में सोचता है, लेकिन इंसू उसे रोकता है, क्योंकि वो लोग सिर्फ उस आदमी को पार्क के लिए बेट की तरह पकड़े हुए हैं। जुनू पहचान लेता है कि वो लोग कौन है और जोर से हंसने लगता है। वो उन्हें बेवकूफ बताता है कि बिना हिचकिचाए एक लीडिंग कंपनी के चेयरमैन का सीधा अपहरण कर लिया। वो उनकी बेकार प्लान की तारीफ करता है और उसके लिए उन्हें हायर करने का मन करता है, लेकिन जुनू इंसू को थोड़ी सेल्फ अवेयरनेस रखने की सलाह देता है। वो उस कमीने को याद दिलाता है कि वो सबसे कमजोर गुंडे हैं और साफ याद करता है कि कैसे इंसू ने सिर्फ 2 साल पहले पार्क के सामने बेहद पैथेटिक तरीके से घुटने टेक दिए थे और दया भीख मांगी थी। जुनू को डाउट है कि वो लोग पार्क के सामने टिक पाएंगे। वो गोरिल्ला चीटा गुस्से से पागल हो जाता है, लेकिन इंसू उसे रोकता है और खुद हैंडल करने के लिए आगे बढ़ता है। इंसू मानता है कि जुनू उसके चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत जानता है, लेकिन गैस करता है कि वो नहीं जानता कि सिर्फ एक कमीने ने घुटने टेके थे, पूरे चैप्टर ने नहीं। जुनू मुस्कुराता है और उसे अपने भाई पर आसानी बरतने को कहता है, क्योंकि उसने इंसू की बेकार गांड बचाने के लिए घुटने टेके थे। वो गोरिल्ला चीटा गुस्से से पागल हो जाता है और उसे अपनी बकवास बंद करने की चेतावनी देता है, लेकिन जुनू अकड़ू अंदाज में बोलता रहता है। वो अपना धैर्य खो देता है और जुनू को मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन एक चीटा अंदर आता है और इंसू को बताता है कि पार्क पास आ रहा है। इंसू बुरी तरह मुस्कुराता है और बंजुंग को असली खतरे के लिए अपना गुस्सा बचाकर रखने का ऑर्डर देता है। जुनू उसकी टाइमिंग की तारीफ करता है। बंजुंग जुनू को दीवार पर पटक देता है और गुस्से में एंट्रेंस की तरफ बढ़ने लगता है। जुनू को पता चलता है कि उस हारे हुए आदमी में कोई धैर्य नहीं है। इंसू पार्क की कोई परवाह नहीं करता और कॉन्फिडेंट रहता है, क्योंकि पुराने लीडर ने घुटने टेके थे, उसने नहीं। वो जुनू को चैलेंज करता है कि बस देखता रहे, क्योंकि गैंग अब पहले जैसा नहीं है। चॉय और पार्क बाइकर्स के एक समूह से पीछा किए जा रहे होते हैं। वो उन्हें चकमा देने की कोशिश करती है, लेकिन परेशान हो जाती है, क्योंकि वो पीछा करते रहते हैं। पार्क उसे बताता है कि वो लोग पीछा करना बंद कर दिया। वो लड़की कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन पार्क उसे आगे
देखने को कहता है। चॉय जल्दी से अपनी बाइक रोकती है क्योंकि उन दोनों को बंजुंग और उसके चीटे रास्ता रोकते हुए दिखते हैं। वो गोरिल्ला प्रोटैगनिस्ट के सामने आता है लेकिन खुद को रोकता है और उन्हें अपने पीछे चलने का ऑर्डर देता है। वो उस आदमी को तुरंत मारना चाहता है लेकिन उसके गैंग के कुछ नियम है। पार्क उस गोरिल्ला के पीछे चलता है और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की तरफ बढ़ने लगता है। चॉय सोचती है कि बंजुंग इतना बड़ा क्यों दिखता है। वो उस लड़के को टीज करना शुरू करती है लेकिन वो उसे पूरी तरह इग्नोर करता है। वो उसकी जबरदस्त साइज के लिए उसका मजाक बनाती रहती है तो वो आखिरकार अपना धैर्य खो देता है और उसे चुप रहने का ऑर्डर देता है। उसे अपनी क्यूरियोसिटी को कंट्रोल करना मुश्किल लगता है और वो उम्मीद करती है कि वो उसके एक सवाल का जवाब दे सकता है। वो उसे उसके कमजोर लीडर की याद दिलाती है जिसने गिड़गिड़ाकर वादा किया था कि वो दोबारा नहीं लड़ेगा। वो शरारत से पूछती है कि वो लोग अभी भी पार्क का शिकार क्यों कर रहे हैं। वो लड़का अपना कंट्रोल खो देता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन पार्क आगे आता है और उस लड़की की बात सही बताता है। बंजुंग खुद को रोकना बंद कर देता है और ऑर्डर्स को इग्नोर करने का फैसला करता है। वो पार्क की पिटाई करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन प्रोटैगनिस्ट बेफिक्र खड़ा रहता है। बंजुंग एक अल्ट्रा स्ट्रैपिंग बेबी था जो प्यूबर्टी मारने के बाद बहुत बड़ा हो गया। लोग उसे द मैन रेकर बुलाते हैं लेकिन अपनी जिंदगी में पहली बार वो उड़ान भरता है क्योंकि प्रोटैगनिस्ट एक लात से उसे उछाल देता है। वो मोटू पहले सिर के बल जमीन पर गिरता है और उसके चीटे हैरान हो जाते हैं, अपनी सुरक्षा बढ़ा लेते हैं। प्रोटैगनिस्ट आत्मविश्वास से चॉय के साथ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में घुसता है। चीटो को रियलाइज होता है कि वो लोग बड़ी मुसीबत में हैं तो वो एक साथ हमला करने के लिए फॉर्मेशन बना लेते हैं। चॉय उन पर एक साथ मिलकर हमला करने का मजाक बनाती है। जूनू प्रोटैगनिस्ट को ऑर्डर देता है कि उसे जल्दी से छुड़ाए क्योंकि उसके पैर सुन्न हो गए हैं। इंसू अपनी जैकेट उतारता है और वार्म अप करता है क्योंकि वो पार्क को अकेले ही हैंडल करना चाहता है। वो उस लड़के को अकड़ू अंदाज में ग्रीट करता है। पार्क पहचान लेता है कि वो मानसू का भाई है। इंसू सीरियस हो जाता है और मुक्का चलाता है। न लगने के बावजूद पार्क के गाल से खून बहने लगता है। इंसू शेयर करता है कि उसने इस फाइट को कितना चाहा था। वो एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता और मुक्का चलाता है। पार्क बचने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी लग जाता है जिससे वो हिल जाता है। इंसू ऐलान करता है कि आज वो उस अपमान का बैडला लेने वाला है जो उसके गैंग को 2 साल पहले झेलना पड़ा था। पार्क उसकी बातों को इग्नोर करता है और हमला करना शुरू कर देता है लेकिन उसके लात और मुक्के नहीं लगते। इंसू आसानी से सभी हमलों से बच जाता है। पार्क उस लड़के के खिलाफ अपनी जमीन बनाने की कोशिश करता है लेकिन इंसू सीधा मुक्का उसके फेस पर लगाता है और उसकी धीमी गति का मजाक बनाता है। प्रोटैगनिस्ट पीछे हटता है और परेशान हो जाता है लेकिन इंसू उसे लड़ते रहने के लिए प्रोत्साहित करता है क्योंकि वो और भी बहुत सारा गुस्सा निकालना चाहता है। इंसू उसे ठंडे एक्सप्रेशन के साथ उठने का ऑर्डर देता है। पुराने लीडर की पिटाई होने के बाद इंसू ने कोई ब्रेक नहीं लिया था और उस अपमान के कारण बिना रुके कठिन मेहनत की थी। उसे बहुत बुरा लगा था जब उसे पता चला था कि उसका भाई जो इंचॉन में सबसे स्ट्रांग था बिना लड़े ही पार्क के सामने घुटनों पर गिर गया था। इंसू ने बॉक्सिंग छोड़ दी क्योंकि वो असली फाइटर बनना चाहता था। उसके बाद इंसू ने खुद को नर्क से गुजारा और 27 स्कूल्स और मल्टीपल गैंग्स को तबाह कर दिया सिर्फ प्रोटैगनिस्ट से लड़ने के लिए और स्ट्रांग बनने के लिए। वो निराश महसूस करता है और सवाल करता है कि पार्क अब अपनी जमीन क्यों नहीं बचा पा रहा। वो अब भी 2 साल पहले हुए उस अपमान से नाराज है। वह आदमी पार्क को तबाह करता रहता है और उसे कोने में करना शुरू कर देता है जिससे चॉय हिल जाती है। उसे डाउट है कि वो ये बैटल जीत पाएगा। जूनू उसे धैर्य रखने को कहता है। उसने पार्क को हायर करने से पहले प्रॉपर रिसर्च की थी और वो जानकर हैरान रह गया था कि पार्क के पास फिटनेस ट्रेनिंग के अलावा कोई मार्शल आर्ट्स बैकग्राउंड नहीं है। प्रोटैगनिस्ट ने नेक्सस का सामना सिर्फ अपनी कच्ची ताकत और अडेप्टेबिलिटी से किया था। जूनू मानता है कि पार्क जीत जाएगा जब वो इंसू के स्टाइल को समझ जाएगा लेकिन असली इशू ये है कि इंसू ये पहले से जानता है। जैसे ही वो आदमी पार्क को तबाह करता रहता है जूनू जानता है कि बेयर नकल पंच क्रेजी नुकसान पहुंचा सकता है। एक असली बॉक्सर इससे आदमी की स्किन तक फाड़ सकता है। जूनू अनुमान लगाता है कि इंसू अपनी ताकत का फायदा उठाकर पार्क को धीरे धीरे तबाह करने और अंत में एक क्रिटिकल हिट से खत्म करने की प्लान बना रहा है। प्रोटैगनिस्ट अपनी ताकत इकट्ठा करता है और हमला करने की कोशिश करता है लेकिन इंसू उसे बंद कर देता है और असली मर्द की तरफ वापस लड़ने का ऑर्डर देता है। इंसू हमला करता है लेकिन पार्क आखिरकार बच निकलता है और उसके पैर पकड़ लेता है। इंसू उसे पागल समझने का मजाक बनाते हुए बेवकूफ बताता है। पार्क अपने बॉडी वेट को इंसू पर डालने की कोशिश करता है ताकि वो पीछे गिर जाए लेकिन वह आदमी इसे समझ जाता है और मुस्कुराता है क्योंकि वो एक नॉर्मल बॉक्सर नहीं है। वो पार्क को अपने घुटने से मारता है और सबको बता देता है कि वो एक स्ट्रीट फाइटर है। वो पार्क को पकड़ता है और कुछ बॉक्सेस की तरह फेंक देता है। चीटे उत्साहित हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनकी जीत है लेकिन इंसू उठता है और अपनी स्टैंस ले लेता है। वो जो किया उसे राउंड 1 बताता है और डाउट करता है कि पार्क इतनी आसानी से गिर जाएगा। वो कॉन्फिडेंट है कि उसने जो नुकसान किया है उससे पार्क के लिए देखना और खुद को बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा। इंसू इसे अपनी जीत बताता है और क्रिटिकल ब्लो के लिए आगे बढ़ता है लेकिन पार्क उससे बच निकलता है जिससे जूनू के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो आखिरकार अडेप्ट कर लेता है और इंसू को एक तगड़ा मुक्का लगाता है। इंसू को यकीन नहीं होता कि पार्क उसे समझने में कामयाब हो गया। वो वापस लड़ने की कोशिश करता है लेकिन पार्क उसके फेस को दूसरे मुक्के से बर्बाद कर देता है और उस आदमी को तोड़ता रहता है। जूनू इंसू की स्केरी स्पीड
स्पीड से अवेयर है, लेकिन वो पार्क को सचमुच का जानवर बताता है और डाउट करता है कि कोई भी उसे सिर्फ स्पीड से लड़ाई में हरा सकता है। चॉय को अब भी समझ नहीं आता कि पार्क बिना बचने की कोशिश किए मुक्के क्यों खाता रहा। जूनू समझाता है कि पार्क अपने बॉडी से अपने प्रतिद्वंद्वी को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। प्रोटैगनिस्ट इंसू की फाइटिंग स्टाइल के बारे में सब कुछ जानने में कामयाब हो गया। इंसू मुश्किल से पार्क की लात से बचता है और परेशान हो जाता है क्योंकि पार्क उसकी हर चाल को पढ़ लेता है। इंसू का चेहरा पार्क द्वारा बर्बाद हो रहा है। वो सोचता है कि उसने बेवजह कठिन प्रशिक्षण क्यों लिया, सिर्फ पार्क द्वारा एक खुली किताब की तरह पढ़े जाने के लिए। उसे रियलाइज होता है कि प्रोटैगनिस्ट सच में एक जीनियस है। वो फिर भी हार नहीं मानता और पार्क के हमले से बचता है ताकि आगे बढ़कर उसे हमेशा के लिए कुचल सके। इंसू नुकसान पहुंचाने के लिए तेज मुक्के मारता रहता है। वो तेजी से चलना शुरू कर देता है और पार्क को उसके साथ बने रहने की चुनौती देता है। जूनू मुस्कुराने लगता है और इसे चेकमेट बताता है। जैसे ही वो देखता है कि पार्क इंसू को तोड़ रहा है, प्रोटैगनिस्ट उसे धीमा बताता है और अपरकट से उसे तबाह कर देता है। विलन को अचानक याद आता है कि उसका भाई उन लोगों की रक्षा करना चाहता था जिनसे वो प्यार करता था, भले ही उसे उसके लिए अपना गर्व त्यागना पड़े। वो मानता था कि सबसे मिजरेबल आदमी वो होगा जो अपने प्रियजनों की रक्षा करने में विफल रहेगा। पार्क इंसू की पिटाई करता रहता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता और अचानक उसे याद आता है कि उसका भाई पार्क के सामने कैसे गिड़गिड़ाया था। उसने उसे बकवास बताया था और घुटने टेकने वाले अपने बेधड़क भाई का मजाक उड़ाया था। इंसू अकेले ही इंचॉन का नाम बचाने के लिए आगे बढ़ा था, लेकिन उसकी बुरी तरह पिटाई हो गई थी। वर्तमान में इंसू दृढ़ता से खड़ा रहता है। उसके आदमी चिंतित हो जाते हैं और उनमें से एक पूछता है कि बंजुंग कुछ क्यों नहीं कर रहा। इंसू होश खोने लगता है। उसे आखिरकार समझ आता है कि उसका भाई क्यों घुटनों पर गिर गया था। वह आदमी मान लेता है कि कोई भी इंसान पार्क जैसे जानवर के खिलाफ नहीं लड़ सकता। वो डर महसूस करता है और चाहता है कि वो भाग सके, लेकिन जानता है कि उसकी पूरी गैंग की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। बंजुंग और दूसरे चीटे पार्क को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। गोरिल्ला सबको ऑर्डर देता है कि पार्क को तबाह कर दे और आश्वासन देता है कि वो जिम्मेदारी लेने को तैयार है, लेकिन इंसू चिल्लाकर उन्हें रुकने को कहता है। वो अपने घुटनों पर गिर जाता है और ऐलान करता है कि पार्क ने जीत हासिल कर ली है। इंसू को बहुत अपमानित महसूस हुआ था जब वो आदमी जिसे वो अपना बॉस बुलाता था वो घुटनों पर गिरा था और गिड़गिड़ाया था, लेकिन अब उसे आखिरकार समझ आता है कि उसके भाई के लिए बिना कोई साथ लिए घुटने टेकना कितना मुश्किल रहा होगा। उसे पता चलता है कि उसके भाई पर भार जो था वो पार्क नहीं था, बल्कि उसके अपने लोग थे। बंजुंग परेशान हो जाता है और अपने लीडर को उठने का ऑर्डर देता है। वे सब उसे घुटने टेकने के लिए शर्मिंदा करते हैं और उस बेचारे को वापस उठने को कहते हैं, लेकिन इंसू हार मान लेता है। जुनू आगे बढ़ता है और गुंडों से पूछता है कि क्या वो अपने बेवकूफी भरे दिमाग का यूज कर सकते हैं। वो उन्हें बताता है कि इंसू ये उनकी बेकार जान बचाने के लिए कर रहा है। वो सोचता है कि क्या वो इतने नीचे है कि अगर वो पार्क पर एक साथ मिलकर हमला कर दे तो उसे जीत बुला ले। वो उन्हें मूर्खों का समूह बताता है और बता देता है कि असली मर्द वही होते हैं जो उन्हें प्यार है उसकी रक्षा करने में सक्षम हो। गुंडे खुद पर शर्मिंदा महसूस करते हैं। जुनू इंसू को ऊपर देखने को कहता है। वो अपने मुट्ठी पर थूकता है और इंसू को उसका अपहरण करने के लिए मारता है। जुनू को अच्छा लगता है और सोचता है कि वो उन्हें सीधा जेल न भेजने के लिए शुक्रिया का हकदार है। वो इसे बराबर बुलाता है और उस कर्ज की बात उठाता है जो उनके गैंग को नेक्सस पर देना है। वो जानता है कि गुंडों को भी वो बड़ी रकम चुकानी है जो उनके पुराने लीडर ने अपने गुंडों के परिवारों की खातिर उस बेकार गैंग से ली थी। जूनू उन्हें चौंका देता है जब वो बताता है कि उसने सब कुछ चुका दिया है। उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या कहना चाह रहा है। जैसे ही वो उस जगह से निकलता है, इंसू पूछता है कि वो ऐसी दयालुता क्यों दिखा रहा है। जूनू एक सेल्फिश कारण बताता है, लेकिन उन्हें याद दिलाता है कि ये मुफ्त में नहीं है। वो उन्हें अपने फोन्स पर एक मैसेज चेक करने को कहता है और बताता है कि उसने उनकी पूरी ट्यूशन फी भर दी है, तो वो उम्मीद करता है कि वो लोग जितना हो सके उतना पढ़ाई करें और किसी दिन कड़ी मेहनत करके उसे पैसे वापस चुकाएं। वो अवेयर है कि वो लोग ईमानदारी से काम करके कमाए हुए पैसों से कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहे थे। जुनू जानता है कि वो लोग अपनी पूरी ताकत से सब कुछ कर रहे हैं। वो रिवील करता है कि वो ये सब करने का एकमात्र कारण उस जुनून ग्रिट के कारण है जो इंसू में सारी मुश्किलों के बावजूद है। चोई उसके इतने अच्छा बनने का मजाक बनाती है। वो शर्मिंदा होता है और उसे चुप रहने का ऑर्डर देता है। इंसू झुकता है और अपनी कृतज्ञता दिखाता है। वो वादा करता है कि वो किसी दिन हर पैसा वापस जरूर चुकाएगा। जूनू उसे अपनी बकवास बंद रखने का ऑर्डर देता है और निकलने लगता है। इंसू अपने लोगों से माफी मांगता है और वापस मुड़कर झुक जाता है